नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की हम आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है, पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो आपका होता है उत्तर प्रदेश का, वो भारत का, वो होता है बनारस। वाराणसी जिसको बोलते हैं, बनारस भी कहलाता है, काशी भी कहलाता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। चार सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, रिक्त स्थान में स्थित है। तो जो चार सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, जिसको अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, वो हमको बताना है कि वो अपने किस शहर में है। यहाँ पे पूछा गया आपको। तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। वो आपका सारनाथ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सारनाथ। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे कौटिल्य, उनकी कौन सी महान ग्रंथ थी जिसके कारण से वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसका आचार्य चाणक्य भी कहा जाता है द्वारा अपना अर्थशास्त्र लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, वो अपने अर्थशास्त्र के कारण महान ग्रंथ है ये, उसके कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। एक मिनट रुक जाइए। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुआ। तो बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पानीपत का जो वो प्रथम युद्ध हुआ था आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और अपना प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध, बाबर के बीच आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, आपसे आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था। तो बताना है आपको गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए इस दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो गदर आंदोलन आपका हुआ था SR संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। गदर आंदोलन भारत के आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। तो आपका गदर आंदोलन आरंभ हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो पारंपरिक फुलकारी का कढ़ाई शैली आपको बताना है किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में ज़्यादा प्रसिद्ध है पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली। आपका पंजाब राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। सातवां नंबर आपसे देखिए क्या पूछा गया। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर को भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था। तो ये आपके हो जाएंगे राजा राम मनोहर राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 8वां आपसे पूछा गया, संविधान का उल्लंघन करने के लिए
लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? तो संविधान के उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है, आपको बताना है। तो महाभियोग आपका राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। संविधान को उल्लंघन करने के लिए आपका राष्ट्रपति हो गया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उनके निष्कासन में महाभियोग प्रक्रिया किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 9वां है, भूरक्षण में कौन से कारक योगदान देते हैं? तो भूरक्षण में कौन से कारक योगदान देते हैं, बता दें आपकी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी के लिए। भूरक्षण या मृदा अपरदन, तो इसका बताने के कौन से योगदान होते हैं? तो निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। भूरक्षण में आपके योगदान होते हैं निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 10वां नंबर, तो सुंदर वन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो सुंदर वन डेल्टा आपका किस राज्य में स्थित हो जाएगा, बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सुंदरबन डेल्टा आपका स्थित हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा। 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? तो निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अत्यधिक है, बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन के पड़ोसी देशों की संख्या सर्वाधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो चीन है इस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, चीन। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर आपसे क्या पूछेगा। 25 सितंबर 2019 को IMF के प्रबंधक संचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया? तो बताने की कोशिश की। जो IMF के प्रबंधक संचालक के रूप में 25 सितंबर 2019 को किसको निर्वाचित किया गया था, आपको बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो IMF के प्रबंधक का संचालक आपका किया गया था क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा को। ऑप्शन ऑफ इसका राइट हो जाएगा क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो किस वर्ष को गंगा नदी को आपका राष्ट्रीय नदी घोषित किया था? यहाँ पे चारों विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों से अपना सही आंसर शोधिए और बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2008 में 2008 में आपकी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाए। इसलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता है? हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा को आपका धौलावीर, ऑप्शन नंबर डी, धौलावीर नगर 3 भागों में विभाजित करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछे। 15 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? इनमें से कौन से राज्य हैं जो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो केरल और तमिलनाडु राज्य हैं जो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हुए थे, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या होगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 10। इसलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय
अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। इस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है। तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्प्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेषण। चलिए आपका उत्प्रेषण होता है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्यायालय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय में भेज सकते हैं। तो उत्प्रेषण होता है वो। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा, 18 नंबर है। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो किस गुरु की जयंती पर गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। तो गुरु नानक देव की जयंती पर गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 19 नंबर है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं बैंक नहीं है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका फेडरल बैंक है या आपका भारत के बहुत से सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न पूछते हैं क्या दिया गया है। 20 नंबर है, पूछा गया है आपसे। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो राज्यसभा की विशेष शक्ति के इस आशय को प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में है कि वह राज्य सूची में शामिल किए गए मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। कौन सा अनुच्छेद है बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 249 इसका राइट हो जाएगा। राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 249 आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 21वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा, 5वें अनुसूची क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। 5वें अनुसूची क्षेत्रों जिसमें 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244A के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार आपके कुल 10 आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। 22 नंबर है। भारतीय प्रायद्वीप रिक्त स्थान तक फैला हुआ है। तो भारतीय प्रायद्वीप आपको बताना है कहाँ तक फैला हुआ है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका भारतीय प्रायद्वीप है ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। माजुली असम ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा। माजुली एशिया में में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है। गुवाहाटी से करीब 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ था तथा इसके उत्तर में खेरकुटिया नदी द्वारा निर्माण किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए आपसे अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 24 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल आपका बताना है कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 25 नंबर है, भारत के किस राज्य के ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत की थी। तो भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत की थी आपको बताना है। तो राजस्थान ने सर्वप्रथम अपनी पंचायती राज की शुरुआत की थी और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 26 नंबर है, संविधान के रिक्त स्थान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो भाई संविधान के कौन से अनुच्छेद के संशोधन के जरिए, कौन से संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है, तो बताने की कोशिश कीजिए। भारत के संविधान के 103 संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो 103वां संशोधन हुआ था भारत, उसके तहत आपका भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 27 नंबर, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। तो किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साल 1951 में आपका संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। बताना है इसमें से कौन सा है जो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। तो अन्नामुड़ी आपका पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछेगा। 29 नंबर है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। तो किस वर्ष में आपका कानून पारित किया गया था जो सती प्रथा को खत्म करने के लिए किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। तो 1829 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1829 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। लॉर्ड भारत के जनरल गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष 1829 में कानून पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 30 नंबर, उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किस योजना के तहत बताना है कि आपको कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। किस प्रचार के तहत आपको बताना है। तो कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सरकार ने बेटी के पैदा होने के बाद उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी। कन्या सुमंगला योजना के लिए सरकार को 1200 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। राधा के जन्म स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है। तो राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है, आप बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बनारस आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बनारस जो है वो राधा के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 31 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्क में प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता आपको बताने की कोशिश कीजिए। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो दलहन उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रिक्त स्थान द्वारा घोषित किया गया था। तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपको बताना है किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो घोषित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 34 नंबर पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से रिक्त स्थान पर निर्भर थी। तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, आप बताएं कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपकी मौर्य अर्थव्यवस्था थी, यह मुख्य रूप से निर्भर थी आपकी कृषि अर्थव्यवस्था पर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कृषि अर्थव्यवस्था। चलिए आपसे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या पूछता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो बताना है उत्तर प्रदेश में किस जिले में हर साल बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वो कौन सा जिला है जहाँ पर हर वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो आपका है आगरा में। आगरा में हर वर्ष आपका बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके अवध के बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 37 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताने की कोशिश करें। इसका मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? मेघालय पठार की आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी शिलोंग चोटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समान है सामने समानता से संबंधित है? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता का से संबंधित है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा 14। अनुच्छेद 14 है जो विधि के समक्ष समानता का संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 14 इसका राइट है। आपका जो अनुच्छेद 13 है वो मूल अधिकारियों के असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। जो 17 है वो अस्पृश्यता की को अंत करने में अंत से संबंधित है। और जो 26 नंबर दिया है उसको धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता है। तो ये आपका अनुच्छेद जो चारों दिए गए हैं उनका वर्णन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 39 नंबर आपसे क्या पूछा गया। भारत के किस राज्य के राज्यपाल की का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 40 नंबर है। महात्मा गांधी भारत के निम्नलिखित रिक्त स्थानों के विरुद्ध थे। तो महात्मा गांधी भारत के रिक्त स्थानों के विरुद्ध थे, किसके विरुद्ध थे आपको बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 41 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतनीय स्थल है। तो यह घाटी आपकी हिमालय में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, आरकू। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अराकू है, सॉरी अराकू हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या। 42 नंबर। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा, सरोजनी नायडू।
सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी, और राज्यपाल थी आपकी उत्तर प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 161वें के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये होती है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो राज्यपाल होते हैं इनके पास किसी भी मामले में सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति होती है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पीछे पूछा गया है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम शहर में, जो बिहार में स्थित है। तो चलिए आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 45 नंबर आपसे पूछा गया है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक आपका कहाँ स्थित हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो आपका बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 46 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है, बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा चिंटू पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चिंटू पांडे को भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें बलिया का शेर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपने आप गांधीवादी मानते थे, वे अपने आप को गांधीवादी मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चिंटू पांडे शेर बलिया के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। बस एक मिनट रुक जाइए। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। तो 1764 में ब्रिटिश द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला भारत का डाकघर था, कहाँ बनाया गया था। तो बताने की इसकी कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला डाकघर आपका मुंबई बॉम्बे में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते क्या दिया गया है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है, बताना है आपको। उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है आपकी। तो जो आपकी पेन्नार नदी है ये आपकी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको दिया गया है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। 1828 में आपकी 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी की गई थी राजा राम मनोहर राय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 50 नंबर पूछा है, खादर और भांगार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। खादर और भांगार निम्नलिखित में से आपकी बतानी है किस प्रकार की मिट्टी है। बांगार नहीं होगा, यहाँ पे बांगार होगा, तो इसको सही कर लीजिए बांगार। खादर और बांगार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। आपका 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे एक दिया है, लेकिन अभी 51 नंबर प्रश्न आपका चल रहा है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, बताना है आपको। तो मोहनजोदड़ो का आपका स्थानीय नाम हो जाएगा मृतकों का टीला, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपका
मृतकों का टीला हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं? ये तो अभी बताया था आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका हो बनारस, वाराणसी। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध आपको बताना है किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध आपके शाक्त वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो बुद्ध के बचपन का नाम आपको सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तो चौथा नंबर, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद आपको बताना है कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद आपके आयोजित की गई थी राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी में। माना जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ही प्रथम वर्षा ऋतु में इस तरह की सभा सबसे पहले राजगिरी में, जो बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राजगिरी, जो बिहार में स्थित है, वहां हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछे। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? आपको बताना है। तो जैन धर्म का आपका पहला तीर्थकर किसे माना जाता है बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म के आपके पहले तीर्थकर हो जाएंगे ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर ऋषभ देव माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बताना है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, आपको बताना है। तो वर्धमान महावीर ने अपना परिनिर्वाण प्राप्त किया था पावा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावा में हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरों को दर्ज किया? तो कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरों को दर्ज किया था? तो बताएं कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कलिंग युद्ध के बाद रॉक एडिक्ट 13 मतलब 13 में जो थे अशोक के रूपांतरों को दर्ज किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। रॉक एडिक्ट 13 इन्होंने महाराजा अशोक के रूपांतरों को दर्ज किया था। तो ऑप्शन नंबर चलिए इसका डी राइट हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। एक मिनट, सही से नहीं दिख रहा आप सभी को। आई होप कि अब दिखे अच्छे से। अभी भी नहीं दिख रहा है, बस एक मिनट। हाँ, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? बताने की कोशिश कीजिए। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? आपको ऑप्शन नंबर डी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी वाला जो है वो नहीं है। लेकिन इसमें से आपको तीन में से आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन से प्रदेशों की सीमा लगी हुई है आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनकी सीमाएं राजस्थान के साथ लगी हुई है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए और देखने आप उत्तर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो बताना है निम्नलिखित में से किनके सिक्के थे जो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। तो जो गुप्त काल के सिक्के थे ना, उनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा राजा आपका विख्यात है बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आपका समुद्रगुप्त आमतौर पर हिंदू राजा विख्यात है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 11वां नंबर प्रश्न है। 4 सिरों वाला शेर, एक तो अभी बताया था मैंने, इसका आंसर हो जाएगा। बताएं कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो 4 सिरों वाला शेर है जिसको भारत के राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करता है, वो आपका सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अशोक स्तंभ आपका सारनाथ में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा आपका कौन था बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
प्रतिहार वंश का आपका महानतम राजा था भोज, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 13 नंबर, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आपको बताना है कौन हो जाएंगे। गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है आपको बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहूदी धर्म एक गैर भारतीय धर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? जो 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज का युद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया और ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच, जिसमें शेर खां की जीत हुई थी और दिल्ली पर अफगानों का शासन स्थापित हो गया था और हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। 16 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि कौन सा भारतीय जहाज भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। तो आपको रेड ड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रेड ड्रैगन था वो जहाज। भारत में आने वाला पहली अंग्रेजी जहाज आपका रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आया था। इसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन भी शामिल था। रेड ड्रैगन आपका सर्वप्रथम भारत आया था। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्या पूछेगा। चंद्रगुप्त मंत्री कौटिल्य ने उनके महान ग्रंथ के बारे में तो अभी आपको बताया था। तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। भारत भाग्य विधाता। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि रिक्त स्थान का संग्रह है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी गीतांजलि इसका संग्रह है बताने की कोशिश कीजिए। तो जो गीतांजलि है वो आपकी कविताओं का संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसके लिए यह कृति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। जो गीतांजलि है इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? टेलीग्राफ आपकी लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी पहली बार बताना है आपको। आपकी बिछाई गई थी आपकी कलकत्ता से आगरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 1853 में हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? बताना है आपको किस देश का अलिखित संविधान हो जाएगा। तो आपका यूके का संविधान है जो अलिखित है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आपके कौन थे बताना है। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपके सर बी एन राव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सर बी एन राव। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 23 नंबर पर आपसे पूछा गया प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता मिलती है आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है बताना है। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दी गई है। तो ये दी गई है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकारों से सुनिश्चित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई आपको बताना है। तो ये आपकी की गई है कुल 3 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 25 नंबर है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों संयुक्त शस्त्र कौन बुला सकता है आपका? तो जो
राष्ट्रपति होता है वो आपका संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र एक साथ बुला सकता है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछेगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो जो अपने भारत का राष्ट्रपति होता है अपने पुनर्निर्वाचन पद पे कितनी बार खड़ा हो सकता है बताने की कोशिश, इसका राइट हो जाएगा। तो जितनी बार हो चाहे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या क्या दिया। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है, और बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो आपके ब्रिटिश के राजा या रानी के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 28 नंबर है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे आपको बताना है। तो वो आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष बनने वाले भारतीय आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्या पूछेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये भी मैंने आपको भी बताया था। तो ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। चलिए तो ये तो पहले हो चुका है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं। तो विजयनगर सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है बताना है आपको। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलु। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक थे। इसका संबंध तुलु वंश से था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। 31 नंबर है निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागिनी प्रसिद्ध है। तो एक लोकगीत है शैली रागिनी प्रसिद्ध कहाँ है बताना है आपको। तो आपकी हो जाएगी हरियाणा की लोकगीत शैली हो जाएगी। तो लोकगीत शैली है रागिनी प्रसिद्ध हो जाएगी हरियाणा की। इसलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 32 नंबर है संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। तो संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी आपको बताना है। तो थी श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सिरिमाओ बंडारनायके श्रीलंका की थी प्रधानमंत्री, पहली बार बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश रिक्त स्थान के बीच फैला हुआ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। 8 डिग्री 4 अंश उत्तर और 37 डिग्री 6 अंश उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 34 नंबर है पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको बता चुका हूँ, पंजाब में। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी सीमा है जो चीन के साथ लगती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर। किन्नौर जिले की जो सीमा है और चीन के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 37 नंबर है सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसमें से सिल्क रूट के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा इसमें से चारों में से। सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। मार्ग सांस्कृतिक संचारण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा भी इसका हो जाएगा। सिल्क रूट पूर्वी पश्चिम उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बांटा जाता है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान
एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। तो ऑप्शन नंबर क्या चौथा भी सही हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दादा भाई नौरोजी ने स्व सरकार व राजस्व को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में दादा भाई नौरोजी ने सरकार और स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्व सरकार या राजस्व को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा, कलकत्ता। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 38 नंबर है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों के रूप में सूची में शामिल किया गया। आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों और रीढ़ विहीनी जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती है। 1973 में मूल सुंदरबन बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोर क्षेत्र व 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर क्या पूछा गया है। सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सूफीवाद के संबंध में कौन सा आपका कथन है जो सत्य बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिक का प्रचार करते थे। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला पढ़िए क्या दिया गया। सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत ही रूढ़िवाद होते थे, ऐसा नहीं था। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है। तो सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते थे। तो ये आपका राइट हो जाएगा। इनसे पीरी मुरीदी परंपरा का आरंभ हुआ। पीरी मुरीदी परंपरा का आरंभ हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है। तो अभी आपको बताया था, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के। चलिए आपका अगला देखते हैं क्या बड़ा प्रश्न है। परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई इनमें से किन शब्दों का उदाहरण है। बताने की कोशिश कीजिए। परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई इनमें से किन शब्दों का उदाहरण है हो जाएगा। बताने की कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण का एक उदाहरण था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है बताने। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ आपकी बताना है कहाँ स्थित हो जाएंगी। वे हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए सॉरी, हिमाचल हिमाचल बोला था आपका, हिमालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटा आपको घाटा बताना है क्या हो जाएगा। तो कोषीय घाटा आपका क्या है बताने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उनके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है। तो ये आपका राजकोषीय घाटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऐसी स्थितियां जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उनके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। भारत किस क्षेत्र
क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूहों का भाग है? तो भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूहों का भाग है, बताएं, कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो G7 ऑप्शन नंबर ये का ये राइट हो जाएगा। भारत G7 क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूहों का भाग हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताएं, कोशिश कीजिए। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? भारतीय प्रायद्वीप की आपकी सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका है। यह नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी है। महाराष्ट्र में अपनी शुरुआती प्रवाह के लिए हर है और गोदावरी गंगा से कम नहीं है। तो ये हो जाएगी आपकी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछेगा। औद्योगिकी और पुष्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता? तो औद्योगिक और पुष्पादन के लिए इनमें से कौन से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, आपको बताना है। औद्योगिकी और पुष्पादन के लिए आपका सांद्रीयकरण, मत्स्य पालन और कार्य प्रणालियों के को बढ़ावा देना, जिस पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 48 नंबर, नामदफा नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो बताना है आपको। नामदफा नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश साइड है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछेगा। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, आपको बताना है। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायतीय राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 73। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो झूम कृषि बताना है आपको अभी भी कहाँ प्रचलित है। तो आपकी प्रचलित है अभी भी मिजोरम में आपके भी प्रसिद्ध है झूम कृषि। यह कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों व वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। वह साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट है। झूम कृषि आपके मिजोरम में अभी भी प्रचलित है। चलिए आपका अगला प्रश्न तो रहे आपके हो गए पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। तो आप आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। तो आज की ये मैराथन आपकी जीके की कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आपके लिए हिंदी की मैराथन लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं हम आपकी हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।